This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. समाचार ये भी मिला है कि बाइडेन ने यूएस मिलिट्री को कहा है कि ईरान की जो भी मिसाइल इसराइल की तरफ जा रही हैं उनको शूट डाउन करे। तो आप देख रहे हैं कि ये मामला और भी गंभीर हो गया है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। जी हाँ, कल रात समझिए 9 बजे के बल्कि 10 बजे के आसपास तबरीज़ नामक एक स्थान से जो कि आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर के पास में है, वहाँ से यानी कि ये समझ लीजिए उत्तर पश्चिमी ईरान से लगभग 400 मिसाइल दागी गई पूरे इसराइल के ऊपर, और तेल अवीव के ऊपर भी आप समझिए कि कम से कम 100 मिसाइलें दागी गई। अब ये मिसाइलें दाग तो ली हैं और अभी पूरी जानकारी यद्यपि आनी बाकी है, लेकिन जैसा कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इज़राइल ने जो उनका आयरन डोम सिस्टम है, वो आयरन डोम सिस्टम इस तरह से कैलिब्रेटेड है कि वो सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करता है कि कौन सी मिसाइल जो है वो आ रही हैं उनकी डिफेंस इंस्टॉलेशन के ऊपर, कौन सी मिसाइल्स जो आ रही हैं उनके सिविलियन और रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर, उनको वो प्रायोरिटाइज़ कर लेता है, और जो खाली स्थानों पर जा रही है उनको इग्नोर भी कर देता है। तो कई सारी जो है वो खाली स्थानों में गिर के और एक्सप्लोड भी कर सकती है, उसमें उनको कोई विशेष चिंता नहीं होती। उनको जो उनके जो डिफेंडेबल या जो उनको डिफेंड करने हैं टारगेट्स, उनको वो 100% डिफेंड करते हैं। आयरन डोम भी है उनका, और वो थर्ड मिसाइल काउंटर मिसाइल सिस्टम भी उनके पास है। ये जो मिसाइल जारी की गई हैं, जो फेंकी गई हैं इज़राइल के ऊपर, ये सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यानी कि आप समझिए बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनको सीधे वायुमंडल के बाहर लॉन्च किया जाता है, और वो वायुमंडल के बाहर से जाके वापस वायुमंडल में प्रवेश करके और फिर अपने टारगेट पर जाती है, और इसलिए ये बहुत फास्ट होती हैं। यानी कि इनको इसराइल पहुंचने में कोई 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, जबकि जब क्रूज़ मिसाइल्स चलती हैं तो वो क्रूज़ मिसाइल्स धीमी होती हैं। क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो वायुमंडल के अंदर ही अंदर चलती हैं, वो ज़मीन के ऊपर ऊपर चलती हैं, और उनको घंटों लग जाते हैं। पिछली बार इन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स भी फायर की थी, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर की थी, और एक बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा बाकी सारी मिसाइलें जो थी वो इंटरसेप्ट कर ली थी इज़राइल ने, और उनका हमला जो था वो पूरी तरह से फेल हुआ था। और उसके बाद फिर इज़राइल ने भी जो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी, वो भी कोई सिंबॉलिक टाइप की थी। इसलिए कई लोग ये मानते थे कि जब पिछली बार ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल्स दागी थी तो वो सबसे पहले अमेरिका को और सभी को बता के, उनको सूचित करके, बिल्कुल टाइम भी बता के उस हिसाब से दागी थी, जिससे कि उसकी केवल एक प्रतीकात्मक वैल्यू थी। और इसीलिए इज़राइल ने भी बदले में केवल एक प्रतीकात्मक प्रहार ही किया। लेकिन इस बार तो भाई मामला गंभीर है। मामला इसलिए गंभीर है कि इसके बहुत बड़े रेमिफिकेशंस होने वाले हैं। आप देखिए, कुछ दिनों पहले रशिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो थे वो ईरान गए थे, और कुछ दिनों का मतलब अभी तुरंत ही गए थे वो, और हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद में और खमेनेई के अंडरग्राउंड हो जाने के बाद में ईरान को अपनी फेस सेविंग करनी आवश्यक हो गई थी। रशिया ने उनको थोड़ा सा पुश दिया। रशिया का अपना इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि भाई ईरान और इज़राइल अगर भिड़ जाएं तो फिर
यूएस की जो सारी असिस्टेंस जा रही है यूक्रेन में वो इधर डाइवर्ट हो जाएगी, यूक्रेन से उसका ध्यान भी हट जाएगा और काफ़ी हद तक ये होने वाला है और रशिया को यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने में पूरा समय मिल जाएगा। और ये बेवकूफ़ी ईरान ने कर भी दी, क्योंकि ईरान को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आप ये मान लीजिए कि वो इज़राइल निश्चित रूप से ध्वस्त कर देगा, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अभी पूरा अपनी परिपक्वता तक पहुंचने में, अपने फाइनल गोल तक पहुंचने में अभी 6-7 वर्ष और लगने थे। अब इज़राइल जो है वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। और आप ये देखिए कि इन्होंने जो मिसाइल्स दागी हैं, जिन टेरिटरीज़ के ऊपर से दागी हैं, वो टेरिटरीज़ भी आपत्ति करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल्स नहीं दागी हैं तो कहेंगे भाई हमने तो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, इसीलिए वो तो वायुमंडल के बाहर से जाती है। लेकिन इज़राइल की जो मिसाइल्स हैं वो नहीं आएंगी, इज़राइल के F-35 आएंगे और इज़राइल के F-35 यूएस के सिस्टम्स जो हैं वो उनको डिटेक्ट भी नहीं करेंगे, इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि सऊदी अरब में यूएस के सिस्टम्स हैं, जॉर्डन में यूएस के सिस्टम्स हैं, इराक़ में यूएस के सिस्टम्स हैं। ये सारे क्षेत्र वो हैं जहाँ से आराम से ये स्टेल्थ फाइटर्स जो हैं, इनके F-35 ये जाके और ये जो तबरीज़ है इसको भी नेस्त नाबूद कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो भी समाप्त कर सकते हैं। आजकल के जिस प्रकार की प्रिसीजन टारगेटिंग होती है उसमें किसी भी प्रकार से इनके बचने की कोई संभावना अब नहीं रही। प्रश्न ये है कि क्या यह तृतीय विश्व युद्ध में भड़क सकता है? तृतीय विश्व युद्ध में यह तब भड़क सकता है जब रूस जो है वो खुल के आके ईरान के साथ खड़ा हो जाए। भारत के लिए भी समस्या है। भारत के लिए ये समस्या है कि भारत का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर यानी कि NTSC जो कॉरिडोर है आपका नॉर्थ साउथ स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर NTSC, तो NSTC नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NSTC जो रशिया से चलता है और रशिया से चल के बंदर अब्बास जो पोर्ट है ईरान का वहाँ तक आता है और फिर बंदर अब्बास से बाई शिप मुंबई या मुंद्रा या आपकी जो वेस्टर्न कोस्ट के, हमारे वेस्टर्न कोस्ट के जो पोर्ट हैं वहाँ पर जाता है। इसका इम्पैक्ट इज़राइल पे क्या होगा? इज़राइल पे इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि नेतन्याहू इसमें और भी अधिक सशक्त होकर उभरेंगे। लेबनान में क्या होने वाला है? लेबनान में ये होने वाला है कि लेबनान में जो वहाँ पर शिया सुन्नी दंगे आरंभ हो गए हैं और वहाँ के सुन्नियों ने इन शिया मिलिशिया को और शिया पॉपुलेशन को टारगेट करना आरंभ कर दिया है। वो इसलिए कि वो इनको आरोपित करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारे शांति प्रिय देश की ऐसी तैसी कर दी। लेबनान की यानी कि जो लेबनान की जो सरकार है हिज़्बुल्लाह से इतना डरती थी कि हिज़्बुल्लाह के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। उसने अब हिज़्बुल्लाह के विरुद्ध कार्रवाई करनी आरंभ कर दी है। हिज़्बुल्लाह की पूरी कमांड समाप्त हो चुकी है और ईरान ने ये जो आक्रमण किया है वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने वो हमास के इस्माइल हानिये और हिज़्बुल्लाह के नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए की है। यानी कि उन्होंने पहली बार ये साफ साफ ये कबूल कर लिया है। अब इसके इंटरनेशनल लॉ रिपरकशंस क्या होंगे उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ईरान तो वैसे भी एक प्रकार से पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, तो उसको इंटरनेशनल लॉ से लेना देना ही क्या। लेकिन यदि इंटरनेशनल लॉ अबाइडिंग कोई देश होता तो वो इस तरह से एडमिट नहीं करता, क्योंकि उसने एक तरह से अपनी जो लिप्तता है आतंकवाद में वो स्वीकार कर ली है। जैसे आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लें कि पाकिस्तान की कितनी भी लिप्तता हो आतंकवाद में वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो अपनी लिप्तता कभी स्वीकार करता नहीं है।
ये अलग बात है कि 100 से अधिक आतंकवादी जो उसके यहाँ शरण पाए हुए हैं उनको यूएन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, भारत ने कर रखा है। ईरान में भी ऐसे बहुत सारे हैं। अब ईरान ने सीधे सीधे जो सबसे बड़े आतंकवादी थे मिडिल ईस्ट के, उनको ओन अप कर लिया है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए अब जो अरब देश हैं, उन अरब देशों को भी ईरान के विरोध में जाने में समस्या नहीं होगी। नहीं तो वैसे समस्या हो सकती थी, इसलिए कि भाई ये एक मुस्लिम उम्मा का मामला हो जाता जो कि यहूदियों के विरुद्ध होता, यानी मुस्लिम उम्मा वर्सेस यहूदी। अब वो नहीं होगा क्योंकि आतंकवादियों को ईरान की बेवकूफ़ सरकार ने ओन अप कर लिया है। अब ये जो मुल्लाक्रेसी है इसका क्या होगा? देखिए, नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वी आर विद द पीपल ऑफ ईरान। वो इसलिए कहा था कि उनको पता है कि जो ईरान की जनता है वो उनके मुल्ला मौलानाओं के सख्त खिलाफ है और उनको जिस दिन मौका मिलेगा वो इन मुल्ला मौलानाओं को उखाड़ फेंकेंगे। तो इसलिए बहुत ही रोचक परिदृश्य बन गया है और बहुत ही संकटकारी भी बन गया है, बहुत ही डेंजरस भी बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि थोड़ी सी भी अगर कहीं चूक हुई तो भाई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर आरंभ कर सकती है। इसका मान लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होता है अमेरिका, यूक्रेन कमज़ोर पड़ता है, यूक्रेन को वो सप्लाई नहीं कर पाता है, यूक्रेन की सप्लाई डाइवर्ट हो जाती हैं इजराइल की तरफ, और इसका फ़ायदा उठा के रूस जो है वो यूक्रेन को हरा देता है, यूक्रेन को सरेंडर करवा देता है। तो मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर बच जाएगा, नहीं तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने के संकेत हैं। समाचार ये भी मिला है कि बाइडेन ने यूएस मिलिट्री को कहा है कि ईरान की जो भी मिसाइल इसराइल की तरफ जा रही हैं उनको शूट डाउन करे। तो आप देख रहे हैं कि ये मामला और भी गंभीर हो गया है और निश्चित रूप से जो मैं कह रहा था कि ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ भटक सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।